गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी वर्मा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना एक न्यू टॉपिक एंड द टॉपिक इज फेजेस ऑफ टीचिंग। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक एंड हमारी टॉपिक का जो नाम है दैट इज फेजेस ऑफ टीचिंग। आज हम पढ़ने जाएंगे फेजेस ऑफ टीचिंग के बारे में। तो हम फेजेस ऑफ टीचिंग पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि टीचिंग क्या होता है। जैसे कि आपको पता है, जब भी हम अपना कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें बीएड के एग्जामिनेशन में क्या करना होता है, इंट्रोडक्शन लिखना होता है। तो पहले हम लिटिल बिट इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि ये फेजेस ऑफ टीचिंग में ये टीचिंग है क्या, या हमारी जो टीचिंग जो प्रोसेस होती है ये एक्चुअली होती क्या है, इसमें हमें किस किस कंटेंट को, क्या क्या कंटेंट है जो हम इसमें डाल सकते हैं। तो ओके, बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो हम बोलेंगे जो टीचिंग है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। टीचिंग को एक सक्सेसफुल प्रोसेस, हमें पता है कि जो टीचिंग है वो क्या है, वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो इसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को अगर हमें एक सक्सेसफुल प्रोसेस बनाना है, ठीक है, अगर हमें इसे एक सक्सेसफुल मिशन बनाना है, बच्चों के लिए इसे अंडरस्टैंडेबल बनाना है, तो हमें अपने जो टीचिंग प्लान है, ठीक है, हमें अपनी टीचिंग प्लान और टीचिंग स्ट्रेटेजी को इस तरह से बनाना है सो दैट कि हमारी जो टीचिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो और इस तरह से हो कि बच्चों को हर एक वो चीज़ जो हम उन्हें समझाना चाहते हैं वो चीज़ उन्हें ईजिली समझ आ जाए। और जो टीचिंग है, या जब भी आप कोई भी लेसन प्लान बनाते हो या कोई भी इंफॉर्मेशन लेके आप बच्चों के सामने जाते हो और आपने उन्हें वो देनी होती है, उनके सामने वो चीज़ प्रेजेंट करनी होती है, तो आपने इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी जो टीचिंग होनी चाहिए वो एक सिस्टमैटिक वे में होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कंटेंट में, या ये कुछ ऐसा कंटेंट है जो आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो। एक बार मैं दोबारा से इसका रिव्यू करवा देती हूँ कि हमने पढ़ा क्या। इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या लिख सकते हो। आप लिखोगे कि जो टीचिंग है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो अगर हमें इसे एक सक्सेसफुल मिशन बनाना है, बच्चों के लिए इसे ईजी बनाना है, उतना ही कॉम्प्लेक्स इसको नहीं रखना है, ईजी और सिंपल बनाना है, तो ये टीचर का टीचर की ये ड्यूटी होती है कि वो अपने टीचिंग स्टाइल को इस तरह से तैयार करे, अपना टीचिंग प्लान इस तरह से बनाए सो दैट कि उनके पढ़ाया गया कंटेंट बच्चों को पूरी तरह से समझ आ जाए, ठीक है। और बच्चों के लिए वही जो उनका जो वो कंटेंट पढ़ा रहे हैं या उनके जो लर्निंग प्रोसेस है या क्लासरूम इंटरेक्शन विद टीचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो पाए। तो ये सब कुछ कंटेंट है जो आप क्या कर सकते हो, इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो। फिर हम बात करेंगे अपने मेन टॉपिक की, दैट इज फेजेस ऑफ टीचिंग। अगर हम फेजेस ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो टीचिंग को मेनली कितने फेजेस में डिवाइड किया गया है, मेन 3 फेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। और इन 3 फेजेस के नाम है, फर्स्ट इज प्री एक्टिव फेज, नेक्स्ट इज इंटरएक्टिव फेज, नेक्स्ट इज पोस्ट एक्टिव फेज। तो जो हमारा ये प्री एक्टिव फेज है इसी को ही हम प्लानिंग फेज भी कहते हैं, ठीक है। तो यू कैन से कि जो प्री एक्टिव फेज है ऑल्सो नोन एज प्लानिंग फेज, प्री एक्टिव फेज को ही हम प्लानिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। इंटरएक्टिव फेज इज ऑल्सो नोन एज अ इम्प्लीमेंटेशन फेज। और अगर हम बात करते हैं पोस्ट एक्टिव फेज की, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन फेज बोलते हैं। तो ये जस्ट हमने अभी क्या किया है, अभी मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है उन मेंबर से जो कि हम पढ़ने जाएंगे, दैट इज प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये जो तीनों स्टेजेस या ये तीनों जो फेजेस हैं ये एक्चुअली होते क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनके बारे में। फर्स्ट इज प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज क्या होता है, अगर हम अपनी टीचिंग प्रोसेस में बात करें तो प्री एक्टिव फेज जो होता है इसे फर्स्ट फेज ऑफ टीचिंग कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑल दोज एक्टिविटीज, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ऑल दोज एक्टिविटीज विच अ टीचर डन बिफोर एंटरिंग इन द क्लासरूम, वो सारी एक्टिविटीज, ठीक है। अगर मैं इसको एक ईजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि प्री एक्टिव फेज क्या होता है, तो आप बोलोगे टीचर क्लासरूम में जाने से पहले जो भी चीज़ें प्रिपेयर करता है वो सारी एक्टिविटी इस फेज में आती है, दैट इज प्री एक्टिव फेज। इसमें हम क्या कर सकते हैं, मान लो टीचर ने क्लास में जाना है, तो क्लास में जाने से पहले वो क्या करता है, अपना एक लेसन प्लान बना लेता है,
अपने पास कुछ मेथड, उसको वो पहले ये डिसाइड कर लेता है कि आज का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, मैं क्लास में जाके इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी जो भी है, ठीक है। तो जब उसको ये पता है कि हाँ मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, ये मैंने बच्चों को पढ़ाना है, तो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, अपने साथ मटेरियल को भी रखेगा और देखेगा कि कौन से मेथड से मैं अपने बच्चों को जो है वो पढ़ा सकता हूँ। तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ है जो टीचर सोचता है या करता है क्लासरूम में एंटर होने से पहले, वो जो सारी एक्टिविटी है वो इस फेज में आती है, दैट इज प्री एक्टिव फेज। सो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्री एक्टिव फेज क्या होता है। अब करते हैं हमारे नेक्स्ट फेज की बात, दैट इज इंटरैक्टिव फेज। ये जो इंटरैक्टिव फेज है ये क्या होता है, दिस इज द सेकेंड फेज ऑफ टीचिंग का ये सेकेंड फेज होता है। और अगर हम बात करें तो दिस इज द एक्चुअल स्टेज ऑफ टीचिंग। जो टीचिंग की जो एक्चुअल स्टेज होती है दैट इज दिस इंटरैक्टिव फेज। इंटरैक्टिव फेज को ही हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल फेज ऑफ टीचिंग बोलते हैं। इस फेज में हम क्या बात करते हैं, देखो इसमें क्या आएगा, ये जो फेज है, ये इस फेज को जो है इम्प्लीमेंटेशन फेज भी बोलते हैं या एग्जीक्यूशन फेज भी बोलते हैं। मीन्स जो भी चीज़ें आपने यहाँ पे सोची थी प्री एक्टिव फेज में, जो भी चीज़ें आपने सोची थी कि ठीक है मैं क्लासरूम में जाऊँगा और मैं ये टॉपिक पढ़ाऊँगा, ठीक है, तो उसके लिए अभी तो मतलब प्री एक्ट, यहाँ पे तो उसने ये चीज़ सोची थी, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ इम्प्लीमेंट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब वो सोचेगा नहीं, अब वो वहाँ पे जाके वो चीज़ पढ़ाएगा, बच्चों को वो चीज़ समझाएगा। और जो भी मेथड और जो भी स्ट्रैटेजी उसने सोची थी कि हाँ इस स्ट्रैटेजी के थ्रू पढ़ाऊँगा या इस डिवाइसेस को यूज़ करूँगा, तो वो चीज़ यहाँ पे उसने सोची थी और यहाँ पे वो पर्सन वो चीज़ करेगा, या हम बोलेंगे टीचर यहाँ पे वो एक्टिविटी करेगा, उस प्रोसेस को यूज करेगा, ठीक है। सो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा प्री एक्टिव फेज एंड इंटरैक्टिव फेज। नेक्स्ट इज पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज इज द लास्ट और अ थर्ड फेज ऑफ टीचिंग। जैसे हमने बोला टीचिंग के 3 फेजेस होते हैं, फर्स्ट इज दिस, नेक्स्ट इज दिस एंड नेक्स्ट इज दिस। सो अब हम बात करते हैं पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज को हम क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन फेज भी बोलते हैं। अब जो ये पोस्ट एक्टिव फेज है, हमने बोला ये थर्ड फेज है टीचिंग का, बट इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज। ये जो थर्ड फेज होता है टीचिंग का, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ टीचिंग, क्योंकि जैसे कि हम बोल रहे हैं कि इसी फेज को हम क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन फेज बोलते हैं। और विदाउट इवैल्यूएशन ना तो ही टीचिंग प्रोसेस सक्सेसफुल प्रोसेस मानी जा सकती है और ना ही लर्निंग प्रोसेस को आप एक सक्सेसफुल प्रोसेस मान सकते हो, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को इवैल्यूएट ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपके पढ़ाया गया कंटेंट क्या बच्चों को समझ आया या नहीं आया, ठीक है। अगर आप बच्चों को इवैल्यूएट ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि बच्चों को अगर समझ आया तो कितना समझ आया, अगर नहीं आया तो क्यों समझ नहीं आया। सो उसके लिए ये जो थर्ड स्टेप है दैट इज पोस्ट एक्टिव फेज, या जिसको हम इवैल्यूएशन फेज बोलते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज, ठीक है। और टीचर इवैल्यूएशन कैसे कर सकता है, बाय आस्किंग द क्वेश्चन टू द प्यूपिल, ठीक है। बच्चों से वो क्वेश्चन पूछ सकता है या कोई भी टेस्ट दे सकता है, क्विजेस कर सकता है, तो इससे क्या करेगा, वो बच्चों को इवैल्यूएट करेगा, ठीक है। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा से आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा कि टीचिंग क्या है, हमने बोला कि टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। क्या बोला हमने, टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन अगर हमें टीचिंग प्रोसेस को एक सक्सेसफुल मिशन बनाना है तो उसके लिए हमें अपने हमें अपनी टीचिंग प्रोसेस है उसको इफेक्टिव बनाना होगा। उसको इफेक्टिव बनाने के लिए हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि हमारी जो क्लास होगी उसमें डाइवर्स टाइप के लर्नर्स होंगे। तो उन डाइवर्स टाइप के लर्नर्स को ध्यान में रख के ही हमें क्या करना होगा, अपने जो भी टीचिंग स्टाइल है या टीचिंग मेथड्स है उनको बनाना होगा, सो दैट कि हमारी जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो और सिस्टमैटिक हो, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी टीचिंग फेजेस की। अगर हम टीचिंग फेजेस की बात करें तो हमने 3 मेन टीचिंग फेजेस की बात की थी। फर्स्ट इज प्री एक्टिव, नेक्स्ट इज इंटरैक्टिव, नेक्स्ट इज पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव को हमने क्या बोला था कि प्री एक्टिव फेज को ही हम क्या बोल सकते हैं, प्लानिंग फेज बोल सकते हैं, और इंटरैक्टिव को हम इम्प्लीमेंटेशन फेज बोलते हैं, एंड पोस्ट एक्टिव को हम इवैल्यूएशन फेज भी बोल सकते हैं।
ओके उसके बाद हमने इनमें बात कर ली थी कि प्री एक्टिव फेज वो फेज होती है, मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ जो टीचर क्लास में जाने से पहले करता है, वो सारी एक्टिविटी प्री एक्टिव फेज में आती है। और इंटरैक्टिव फेज में वो सारी एक्टिविटीज़ आती है जो टीचर क्लासरूम में करता है, जो जब उसकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही होती है। एंड पोस्ट एक्टिव फेज जो होता है वो टीचिंग का लास्ट फेज होता है। यहाँ पे टीचर इवैल्यूएशन करता है कि उसके पढ़ाया गया कंटेंट बच्चों को कितना समझ आया और कितना समझ नहीं आया। ठीक है, ओके अब क्या करते हैं, अब हम इन्हीं सभी ऑब्जेक्टिव को या फेजेस को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट फेज के साथ। एंड फर्स्ट फेज इज प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज को हम प्लानिंग फेज भी बोलते हैं। तो अब प्लानिंग फेज में जैसे हमने बात कर दी थी कि टीचर जो जो एक्टिविटीज़ क्लासरूम में जाने से पहले करता है, दैट इज प्री एक्टिव फेज, या वो सारी एक्टिविटीज़ किसके अंडर आती है, प्री एक्टिव फेज के अंडर आती है। तो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, है ना, या हम बोल सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ऑपरेशंस हैं जो इस फेज के अंडर आएंगे। तो फर्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब पहले टीचर इसमें क्या करेगा, गोल्स डिसाइड करेगा, अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगा। जैसे मानो कि आपने क्लासरूम में जाके, किसी टीचर ने क्लासरूम में जाके क्या करना है, टीचर ने क्लासरूम में जाके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाना है या फ्लावर के बारे में पढ़ाना है। तो ये उसका क्या है, ये उसका एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, कि मैं जब क्लासरूम में जाऊंगा तो मैंने इस डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बच्चों को पढ़ाना है। फिर सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट टू बी टॉट। अब क्या करेगा, हो ही सकता है कि जो टीचर है उसको पर्टिकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जो पर्टिकुलर नॉलेज जो उसको चाहिए वो उसको एक पर्टिकुलर बुक में नहीं मिल रही है। ठीक है, तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से गैदर करेगा, कुछ यहाँ से गैदर करेगा, कुछ यहाँ से गैदर करेगा। तो पहले वो चीज़ों को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। तो दैट इज सिलेक्शन ऑफ अ कंटेंट टू बी टॉट। मतलब जो चीज़ें उसने यहाँ पे सोची थी कि मैं क्लासरूम में जाके ये पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे इस स्टेप में वो उन चीज़ों को कलेक्ट करेगा फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज। हो ही सकता है उसके पास कोई पुराने नोट्स हो, वहाँ से कुछ मटेरियल कलेक्ट करे, कुछ बुक्स जो हमारी स्टैंडर्डाइज बुक्स है वहाँ से कंटेंट ले ले, कुछ गूगल की हेल्प ले ले। तो यहाँ पे उसने क्या किया, कंटेंट को सिर्फ अभी सिलेक्ट किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज सीक्वेंसिंग द कंटेंट फ्रॉम द फॉर द प्रेपरेशन। अब यहाँ पे जो कंटेंट सिलेक्ट किया था उस कंटेंट को यहाँ पे सीक्वेंस में रखना है। ठीक है, सीक्वेंस में रखना है मतलब यहाँ पे वो अरेंज करेगा उस कंटेंट को कि बच्चों को जो जो भी मटेरियल उसने पढ़ाया है, तो अब जो जो भी मटेरियल उसने इकट्ठा किया है, अब अगर वो क्लासरूम में जाएगा तो वो कैसे कैसे पढ़ाएगा, किस पार्ट को पहले डिस्कस करेगा, किस पार्ट को बाद में डिस्कस करेगा। जैसे हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, है ना, फिर हम क्या लिखते हैं, डेफिनेशंस लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद अपनी हम मेन बॉडी लिखते हैं, फिर कंक्लूजन लिखते हैं। दैट इज व्हाट, दैट इज किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को सिस्टमैटिकली अरेंज करना। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये किसके अंडर आएगी, ये आएगी इस स्टेप के अंदर। टीचर ये डिसाइड कर लेगा कि हाँ ये चीज़ मेरे को अभी पढ़ानी है, ये चीज़ उसके बाद, ये चीज़ उसके बाद, ये चीज़ उसके बाद। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट मेथड एंड स्ट्रैटेजीज। इस मेथड में क्या होता है, जैसे कि हमने बोला कि टीचर ने क्लासरूम में जाके डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ाना है, तो अब डाइजेस्टिव सिस्टम को जब वो पढ़ाएगा तो हो ही सकता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, तो क्लासरूम में बनाते बनाते आधा टाइम तो उसको बनाने में ही चला जाएगा। तो टीचर और हो सकता है कि टीचर की ड्राइंग अच्छी ना हो, तो टीचर क्या कर सकता है, घर से ही अच्छे से मतलब चार्ट वगैरह कोई बना के या कोई अपना टीचिंग एड्स कोई भी और मॉडल वगैरह यूज़ कर सकता है और मतलब ला सकता है उसको अपने साथ। सोचेगा, यहाँ पे अभी वो ला नहीं रहा है, अभी वो सोच रहा है कि हाँ अगर मेरे को डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाना है तो मेरे को उसके लिए अपना कौन सा, क्या मैं सिर्फ बोल बोल के समझाऊंगा या मैं उनको पार्ट्स को दिखाऊंगा फिर समझाऊंगा। तो यहाँ पे वो उन सारी स्ट्रैटेजीज को, उन मेथड को सिलेक्ट कर देगा कि हाँ मुझे इस पार्ट को इस तरह से एक्सप्लेन करना है, मुझे इस पार्ट को ऐसे डायग्राम से समझाना है। तो यहाँ पे उन चीज़ों की सिलेक्शन होगी। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज।
इसमें क्या होगा, इसमें होगा इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ें हमने सोची है अब हमें वो चीज़ करनी है। मीन्स यहाँ पे हमने जो मेथड अभी हमने सिलेक्ट किए हैं कि ठीक है, जो भी जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में मान लिया हमने बोल दिया हमें क्या करना है, उसके वेरियस पार्ट्स में क्या होता है, जैसे बक्कल कैविटी होगी, हमारी फूड पाइप होगी, हमारा स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब इन पार्ट्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन मेथड में क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन मेथड में अब टीचर ये देखेगा कि ऐसा नहीं है कि अभी मतलब बच्चे क्लास में बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, ठीक है, क्लास में अभी तक डिसिप्लिन मेंटेन ही नहीं हुआ है और टीचर का बस यही मोटिव है क्लास में जाना है, डायरेक्टली पढ़ाना स्टार्ट कर देना है। नहीं, वो क्या करेगा, अपने टीचिंग मेथड्स या टीचिंग स्ट्रेटेजीज या एड्स को तब तक नहीं दिखाएगा बच्चों को, है ना, जब तक कि वो पर्टिकुलर स्टेज आ नहीं जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, इस चीज़ को डिसाइड करेगा कि कब हमें किस मेथड को कब यूज़ करना है और कब यूज़ नहीं करना है। तो ये जो सारी स्टेजेस थी ये हमारी इसके अंडर आती थी। तो एक बार मैं दोबारा से आपको इन शॉर्ट में बता देती हूँ कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, कि पहले टीचर अपना गोल सिलेक्ट करेगा कि मैंने क्लास में जाके क्या करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाना है। नेक्स्ट कंटेंट, फिर वो कंटेंट ढूंढेगा, गूगल से ढूंढ लिया, बुक से ढूंढ लिया या किसी और रिसोर्सेज से ढूंढ लिया। नेक्स्ट जो भी कंटेंट उसने ढूंढा था अब उसको एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में उसको क्या करेगा, अरेंज करेगा। नेक्स्ट अब जो भी डिफरेंट पार्ट्स उसने पढ़ाने हैं तो वो देखेगा कि मान लो मेरी क्लास में बहुत सारे डाइवर्स टाइप के लर्नर हैं तो उनको एक्सप्लेनेशन से चीज़ें समझ नहीं आएगी, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको थोड़ा मतलब अगर मैं देख के समझाऊंगा, कोई डायग्राम बना के समझाऊंगा तो हो ही सकता है कि ज़्यादा जल्दी समझ आ जाए। तो यहाँ पे वो अपने मेथड और स्ट्रैटेजीज़ को सोचेगा कि हाँ मेरे को ये करनी है, और इसमें क्या करेगा, उन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सोचेगा कि कब मेरे को कौन सा मेथड, किस स्टेप पे मेरे को किस मेथड को स्विच करना है और किस मेथड पे मेरे को किस स्ट्रैटेजी का यूज़ करना है। तो ये जो सारे स्टेप थे ये टीचर क्या कर रहा है, ये टीचर क्लासरूम के बाहर कर रहा है, क्योंकि वो क्लासरूम के बाहर कर रहा है इन सारे मेथड को या सारी एक्टिविटीज़ को, इसीलिए ये सारी एक्टिविटीज़ प्री एक्टिव फेज के अंडर आ जाती है। नेक्स्ट इज इंटरैक्टिव फेज। अगर हम बात करते हैं इंटरैक्टिव फेज की तो इंटरैक्टिव फेज को ही हम क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन फेज कहते हैं, और इसी फेज को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज एग्जीक्यूशन फेज, ठीक है। इसी को ही हम एग्जीक्यूशन फेज के नाम से भी जानते हैं। मतलब अब जो चीज़ें हमने सोची थी, ठीक है, जो चीज़ें हमने यहाँ पे सोची थी अब वही सारी चीज़ें, मतलब ये जो सारी चीज़ें, ये जो पांचों जो चीज़ें हमने यहाँ पे सोची है क्लासरूम के बाहर, हाँ जी ये करना है, तो अब ये जो सारी चीज़ें हैं अब हम इस फेज में ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसके भी कुछ हम बोल सकते हैं ऑपरेशंस है। तो दैट इज फर्स्ट इज साइजिंग अप द क्लास। साइजिंग अप द क्लास का मतलब क्या होता है, जब भी टीचर क्लास में जाएगा, ठीक है, जब भी टीचर क्लास में जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, टीचर क्लासरूम में गया तो बच्चे क्या होते हैं, उन्हें विश करने के लिए खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो विद इन फ्यू सेकेंड, और हम बात कर लेते हैं एक से 2 मिनट के अंदर अंदर टीचर को ये पता लग जाता है बाय ऑब्जर्विंग द स्टूडेंट कि कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो उनके जब वो पढ़ा रहे होंगे तो उनके लिए डिस्ट्रैक्शन कॉज कर सकते हैं, और कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो उनको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ाने में क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। मतलब कौन से स्टूडेंट जो है वो अच्छे स्टूडेंट्स हैं और कौन से स्टूडेंट जो है मतलब थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो टीचर इस चीज़ का पता जो है वो इस स्टेज में लगा लेता है जैसे ही वो एंटर किया क्लास में। अब वो क्योंकि क्लास में एंटर हो चुका है, क्लास में वो ये एक्टिविटी कर रहा है, इसीलिए ये किसके अंडर आता है, इंटरैक्टिव फेज के अंडर आता है। अब हमने यहाँ पे ये तो बोल दिया कि टीचर ये एक्टिविटी करता है। इन द सेम वे जैसे ही टीचर क्लास में आता है, जैसे वो बिहेव करेगा, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग के जो 1-2 मिनट हो गए उससे बच्चों को भी ये पता लग जाता है कि टीचर की पर्सनैलिटी कैसी है, टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है या टीचर बहुत लीनियंट है। तो उससे क्या हो जाता है, इससे ही क्या हो जाता है, बच्चों को भी पता लग जाता है और टीचर को भी पता लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग क्या, अब यहाँ पे तो टीचर क्लासरूम में एंटर ही किया है, अब प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में क्या करेगा, टीचर एकदम से टॉपिक स्टार्ट नहीं करेगा। जैसे हमने यहाँ पे बोला था कि टीचर क्या कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने जा रहा है, ठीक है, पढ़ाने जा रहा है।
तो अब यहाँ पे टीचर डाइजेस्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। मतलब टीचर यहाँ पे ये चेक करना चाहेगा कि बच्चों को इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कोई नॉलेज है या नहीं है, बच्चों की कितनी एबिलिटीज है, अगर नॉलेज है तो कितनी लेवल तक है, कि टीचर को उस पर्टिकुलर टॉपिक को कितना डिटेल में ले जाना है। अगर बच्चों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो टीचर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेगा, ठीक है। हर एक चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से क्लियर करना स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर हो ही सकता है कि मतलब क्लास में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे हो जिनको कि मतलब वो ऑलरेडी उन्होंने वो टॉपिक पढ़ा हुआ हो, ठीक है। हो ही सकता है उन्होंने वो टॉपिक पर्टिकुलरली पढ़ा हो, तो टीचर क्या करेगा, फिर वो अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज को चेंज कर लेगा और फिर क्या करेगा, फिर डिपेंडिंग अपॉन की क्लास की नीड कैसी है उसके अकॉर्डिंगली मान लो फिर क्या करेगा, वो उसी पर्टिकुलर टॉपिक जो उसने पहले समझाना था अब शायद वो उसको डिस्कस करना स्टार्ट कर दे, है ना, ताकि मतलब बच्चे भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और वो भी समझा पाए। तो यहाँ पे क्या करेगा, इस पर्टिकुलर स्टेज में क्या होता है, जो टीचर होता है वो बच्चों की एबिलिटीज को देखता है, उनकी प्रीवियस नॉलेज को देखता है और उनके इंटरेस्ट को देखता है। मतलब देखता है कि बच्चों का इस टॉपिक में इंटरेस्ट है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो वो कैसे क्रिएट कर सकता है उस इंटरेस्ट को, क्या क्या ऐसे मेथड्स यूज कर सकता है वो कि ताकि बच्चों के लिए वो टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाए, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें आती है ये आती है हमारी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग पे। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट। अब वो प्रेजेंट कर देगा कंटेंट, मतलब जो भी कंटेंट उसने सोचा था एक्चुअल में अब वो उसको पढ़ाना पूरा स्टार्ट कर देगा। एक्चुअल में डिटेल में जो भी उसने सोचा था यहाँ पे वो सिंपली उसको क्या करेगा, पढ़ाना समझाना व्हाटएवर जो भी उसने करना है यहाँ पे वो चीज़ें करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट इज यूज ऑफ री इन्फोर्समेंट। यूज ऑफ री इन्फोर्समेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि री इन्फोर्समेंट क्या होती है। री इन्फोर्समेंट की अगर हम बात करें तो मान लो टीचर क्या कर रहा है, क्लासरूम में पढ़ा रहा है, ठीक है। तो हो ही सकता है कि उसने बच्चों से पूछ लिया, ठीक है, कि कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे हम बोलें कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, ठीक है। जब टीचर ने पूछा कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, तो मान लो किसी बच्चे ने रिप्लाई दे दिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वो क्या है, वो एक करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो टीचर क्या देगा, टीचर उसको री इन्फोर्समेंट देगा। री इन्फोर्समेंट मतलब शाबाश, गुड या राइट, यू आर राइट, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या करेगा, उसको री इन्फोर्समेंट देगा, ठीक है, सो दैट कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ ठीक है, मेरे को तो मतलब टीचर ने शाबाश बोला या मेरे को तो गुड बोला, तो आगे मतलब उसके जो रिस्पॉन्सेज है वो क्या होंगे, बढ़ते ही जाएंगे। फिर नेक्स्ट अब हो ही सकता है कि क्लासरूम में बच्चे हो तो आप किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हो तो बच्चा रिस्पॉन्स तो दे, लेकिन बच्चा जो रिस्पॉन्स दे रहा है हो ही सकता है कि वो रिस्पॉन्स एक करेक्ट रिस्पॉन्स ना हो। मान लो उसने स्मॉल इंटेस्टाइन की जगह लार्ज इंटेस्टाइन बोल दिया, तो क्या है, बच्चे का रिस्पॉन्स सही नहीं है। तो अब आपने जो अपनी री इन्फोर्समेंट करनी है तो उसको याद रखना है कि री इन्फोर्समेंट का मतलब होता है फीडबैक, ठीक है। बच्चों को जो आप फीडबैक दोगे तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव में तो हमने बोल दिया, ठीक है, तो आप उसको गुड, वेरी गुड ऐसे बोलोगे, लेकिन नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में आप बच्चों को ऐसे नहीं बोलोगे कि नहीं तूने गलत बोला या तुम रॉन्ग हो, तुम बैठ जाओ, तुमको नहीं आता, ऐसे नहीं बोलेंगे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे उनका जो वही आंसर है उसको थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, उनको थोड़ा सा क्लू देंगे, उनको थोड़ा सा हिंट देंगे, सो दैट कि वो एक राइट आंसर तक पहुँच पाए और उनको ये भी लगे कि हाँ अगर गलत भी आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो क्लास में तो वो भी कोई गलत बात नहीं है। व्हाट मैटर इज रिस्पॉन्ड करना, तो दैट कम्स अंडर री इन्फोर्समेंट, ठीक है। तो ये जो सारी एक्टिविटीज थी ये किसके अंडर आती है, ये आती है हमारी इंटरैक्टिव फेज के अंडर। तो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। इंटरैक्टिव फेज, जो एक्टिविटीज टीचर क्लासरूम में करता है दैट इज इंटरैक्टिव फेज। इसमें सबसे पहले आएगा टीचर क्लासरूम में एंटर किया, उसने नोटिस किया कि क्लासरूम में कौन कौन से स्टूडेंट किस किस तरह के हैं, एक ओवरव्यू लिया हर एक के बारे में। अब हो ही सकता है कि जो उसने प्रिडिक्ट किया है ना, वो जरूरी नहीं है कि वो सही हो ही हो, लेकिन जस्ट एक ओवरव्यू लेता है वो। नेक्स्ट
प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, उसके बाद क्या करता है, मतलब बच्चों की नॉलेज, इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ उनको चेक करता है। उसके बाद अपने कंटेंट को प्रेजेंट कर देता है, समझाना स्टार्ट कर देता है, एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद बीच में क्या करेगा, क्वेश्चन आंसर पूछेगा, बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए सो दैट कि उसे पता लगे कि बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, उसके लिए वो क्या कर सकता है, बच्चों को फीडबैक भी दे सकता है। फीडबैक जो होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ थी ये किसके अंडर आती है, ये आती है हमारी इंटरैक्टिव फेज के अंडर, दैट इज इंटरैक्टिव फेज ऑल्सो नोन एज इम्प्लीमेंटेशन फेज। नेक्स्ट और लास्ट फेज ऑफ टीचिंग इज दैट इज पोस्ट एक्टिव फेज। अब पोस्ट एक्टिव फेज में क्या हुआ, हमने बात की प्री एक्टिव फेज, यहाँ पे टीचर क्लासरूम के बाहर था, उसने चीज़ें सोची थी कि मुझे ये सारी चीज़ें क्या करनी है क्लासरूम के बाहर, फिर वो क्लास में गया, उसने ये सारी चीज़ें वहाँ पे की। उसके बाद अब आते हैं हम अपने लास्ट फेज पे, दैट इज पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज में क्या हो जाता है, इसी फेज को इवैल्यूएशन फेज भी बोलते हैं। अब नाम ही बता रहा है इवैल्यूएशन, और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि कोई भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इनकम्प्लीट होती है विदाउट इवैल्यूएशन। अगर आप इवैल्यूएशन करोगे ही नहीं तो आपको खुद को भी ये पता नहीं लगेगा कि आपका पढ़ाया गया कंटेंट बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और या मतलब एक तो आपको नहीं पता लगेगा, और सेकेंडली मतलब आप बच्चों को टेस्ट नहीं कर पाओगे। जब बच्चे टेस्ट देते हैं ना तो उन्हें भी पता लगता है कि नहीं, उनके टेस्ट में कम मार्क्स आए, ठीक है, उन्हें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है या इस टॉपिक को फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं दोनों के लिए एक इफेक्टिव मेथड होता है, दैट इज इवैल्यूएशन। ठीक है, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इज सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस एंड टेक्निक। तो यादें हमने यहाँ पे बात की थी, यहाँ पे हम एप्रोप्रिएट मेथड और स्ट्रेटजीज को यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम जब क्लासरूम में जाते हैं हमें पता है कि हमारी जो क्लासरूम है वो डाइवर्स लर्नर से भरी होगी, है ना। हो ही सकता है कि वहाँ पे गिफ्टेड स्टूडेंट भी हो, स्लो लर्नर भी हो, एवरेज लर्नर भी हो। तो उसके बेसिस मतलब उस चीज़ को ध्यान में रख के आपने क्या करना है, अपने मेथड्स या टीचिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है। तो उसी सेम तरीके से आप क्या करोगे, जब आप इवैल्यूएशन करोगे तो उस टाइम भी आप इसी सेम फैक्ट का ध्यान रखोगे। क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं, मान लो अब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने बच्चों को टेस्ट करना है तो आप क्या करो, बच्चों से क्वेश्चन आंसर पूछने लग जाओ। ठीक है, बच्चों से जब आप क्वेश्चन आंसर पूछोगे, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, जब आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो कई बच्चे ऐसे होते हैं वो उनमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो वो क्लास में रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो क्लास में जब रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं तो आपने क्या करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि क्या कोई बच्चा ऐसा है कि उसको वो चीज़ आती तो है लेकिन वो बोल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, होता है कई क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपने मतलब ऐसी मेथड को ध्यान में, तो आप क्या कर सकते हो, रिटन टेस्ट दे सकते हो। रिटन टेस्ट में क्या होगा, जो आपका बच्चा जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा वो भी क्या कर सकता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन अब हो ही सकता है कि कई बच्चे ऐसे हो कि जिनको कोई मतलब प्रॉब्लम हो लिखने में, ठीक है, नहीं लिख पा रहे हैं वो, या उनका कोई जेन्युइन रीज़न हो। तो आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब भी आपने इवैल्यूएट करना है तो अब आप एक दो बच्चों को कंसीडर में रख के तो ये चीज़ नहीं करोगे, बट आपने क्या करना है, जो आपकी क्लास है उसमें आपने ओवरऑल देखना है कि ओवरऑल मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो किस चीज़ में कंफर्टेबल है। उस चीज़ को ध्यान में रख के आपने क्या करना है, अपनी टेस्टिंग डिवाइस को सिलेक्ट करना है कि हाँ, बच्चों का क्वेश्चन आंसर सेशन रखूँगा, ये टेस्ट दूंगा या क्विजेस करूँगा या कोई भी टेक्निक जो भी आपने यूज़ करनी है, तो वो क्या करनी है, आपने उस चीज़ को ध्यान में रख के करनी है कि हाँ, जो मेरी क्लास के जो बच्चे हैं उसमें मोस्ट ऑफ द बच्चे किस चीज़ में कंफर्टेबल है, किस चीज़ में वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ठीक है, तो ये आएगा हमारा इसके अंदर। एंड नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट फॉर टुडे इज दैट इज दिस चेंजिंग द स्ट्रेटेजीज इन टर्म ऑफ एविडेंसेस गैदर। अब जो स्ट्रेटेजीज आपने यूज़ की थी पढ़ाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे आपने उनको टेस्ट कर दिया ना, तो
तो अब आपको ये पता लग गया होगा उस टेस्ट से, ठीक है, या आपने क्वेश्चन आंसर सेशन जो भी किया है ना, जब मान लो आप क्या करते हो क्लासरूम में, आपने मान लो 35 मिनट का आपका क्या है एक क्लास है, ठीक है, 30 मिनट आपने पढ़ा दिया, लास्ट के 5 मिनट में आपने क्या कर दिया, थोड़ा मतलब क्वेश्चन पूछ लिए। अब जब आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि बच्चों को कितना समझ आया, क्या बच्चे रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, अगर तो जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, अगर आपको वो चीज़ देखने को आप ऑब्जर्व भी वही चीज़ कर रहे हो, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था आपको वही चीज़ उतनी ही ऑब्जर्व हो रही है कि हाँ बच्चों को जितना मैंने सोचा था उतना समझ आ गया है, तब तो क्या करोगे, तब तो आप उसी स्ट्रैटेजीज के साथ जाओगे जो आपने यूज़ की थी इस पूरे प्रोसीजर में, ठीक है। लेकिन अगर बच्चों को आपकी पढ़ाई गई स्ट्रैटेजीज या मेथड है ना सही समझ नहीं आया या उतने इफ़ेक्टिव नहीं गई आपकी वो क्लास, तो आप क्या करोगे, अपनी वो जो स्ट्रैटेजी है उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, सो दैट कि आपकी आने वाली जो सो दैट कि आपके जो टीचिंग जो स्ट्रैटेजीज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो पाए, ठीक है, या जो क्लास में जो रिस्पॉन्स है बच्चों का वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो पाए, इफ़ेक्टिव हो पाए, ठीक है। तो अनकन्वीनियंस के लिए मैं क्षमा चाहूँगी। तो इस पॉइंट में हमने मतलब इस पॉइंट को मैं दोबारा से डील करती हूँ कि इस पॉइंट में क्या हुआ था। इस पर हमने बात की थी चेंजिंग द स्ट्रैटेजीज इन टर्म ऑफ एविडेंसेस गैदर। चेंजिंग द स्ट्रैटेजीज में अगर हम बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें हम उन मेथड की बात करेंगे, उन स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे जो हमने यूज़ की थी कहाँ पे, हमारे यहाँ इस मेथड पे, ठीक है। या हम बोलेंगे यहाँ पे हमने क्या किया था, बच्चों को जब पढ़ाना स्टार्ट किया था जो भी मेथड और स्ट्रैटेजीज हमने यूज़ किए थे, अगर उनको यूज़ करने के बाद भी अगर बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप उन स्ट्रैटेजीज को चेंज करोगे, ऐसे मॉडिफाई करोगे सो दैट कि बच्चों की जो लर्निंग है वो इन्हांस हो जाए। या अगर बच्चों को अच्छे से समझ आ रहा है तो आप अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज को चेंज नहीं करोगे, आप कंटिन्यू करोगे उन्हीं सेम स्ट्रैटेजीज, उन्हीं सेम मेथड के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।